So welcome back, my dear students, to Target IES. So in the last video we have solved the questions regarding break-even analysis. Okay, I think आपको clear हो गए होंगे questions, आपने भी solve किए होंगे hopefully. So now moving on to our next chapter, that is what? Inventory. ठीक है. So the inventory होती क्या है my dear, और inventory की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इन्वेंट्री हमारे पास में वो स्टॉक होता है विच इज ऑन आवर हैंड. इट इज द स्टॉक एट प्रेजेंट जो हमारे पास में होता है, अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ओके, जो कुछ मटेरियल होता है जिनका प्रोडक्शन अभी भी चल रहा होता है, उसका भी प्रॉपर फाइनल प्रोडक्शन हुआ नहीं, मतलब वो भी फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसा स्टॉक होता है प्रेजेंट ऑन हैंड विच विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर पर्पज. ओके, so at a given point of time which may be have for the purpose of later use or sale, that is what is known as inventory. So inventory वो stock on, it is that stock on hand at that given point of time. देखिए, हर वक्त रहेगा ये जरूरी नहीं, हर वक्त रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री अपने आप में इसकी कॉस्ट होती है. सो इफ वी कंटिन्यूसली कीप द इन्वेंट्री ना, देन the cost will be continuously incurred at each and every time. Okay, so that will also can't be afford for us. Okay, so inventory में कुछ ही टाइम के लिए रखनी पड़ती है, याद रखें. So ये परमानेंटली नहीं रहती है, at a given point of time which may be have for the future purpose for sale. देखिए, इन्वेंट्री क्यों जरूरी होती है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल मार्केट से 60 यूनिट्स की डिमांड आई सपोज, या ये छोड़िए, आप सपोज up to your full potential, suppose you are manufacturing 60 units, fine. Suppose your industry is manufacturing say 60 units for a product A. Now let us take, due to some demand, अचानक से डिमांड बढ़ गई, due to some market fluctuation, या फिर ऐसे यूं कहें कि सडनली मार्केट प्राइसेस कम हो गए. ओके, सो देयरफॉर मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट कम हो गई. सो देयरफॉर द ओवरऑल प्राइस ऑफ द मार्केट, मतलब जो क्या हुआ उसकी वजह से डिमांड में सडन इंक्रीज आ गया. लेट अस टेक, ठीक है, डिमांड में सडन इंक्रीज आ गया. लेट अस टेक 80 यूनिट्स दिस टाइम. सो नाउ देयर इज अ डिमांड, इंक्रीज डिमांड ऑफ अबाउट 8 यूनिट्स. ठीक है, सो पहले तो क्या हो रहा था, ठीक है, हमारी डिमांड फुलफिल हो रही थी, हम कुछ स्टोर करके नहीं रख रहे थे, जितना बना रहे थे उतना ही प्रोड्यूस, जितना मतलब डिमांड हो रहा था मार्केट में उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. बट अब क्या हुआ, सडनली मार्केट में डिमांड बढ़ गई, 60 से 80 यूनिट्स हो गई. बट नाउ अप टू द फुल पोटेंशियल व्हाट यू आर, हाउ मेनी यू आर प्रोड्यूसिंग, 60 यूनिट्स. अब भी आप कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, 60 यूनिट्स, बिकॉज आप अपनी फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं ना इंडस्ट्री को. तो बट क्या डिमांड फुलफिल हुई क्या, नहीं. स्टिल आपको कितनी डिमांड की शॉर्टेज हो रही है, 20 यूनिट्स की. स्टिल यू आर नॉट एबल टू फुलफिल 20 यूनिट्स डिमांड. नाउ व्हाट विल हैपन, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा ना आपसे. इट विल व्हाट, इट विल क्रिएट अ गुडविल लॉस. गुडविल लॉस का मतलब होता है कस्टमर आपसे नहीं खरीदेगा, किसी और से खरीदेगा. ओके, सो बेसिकली यू विल लूज योर कस्टमर. सो देयरफॉर अब इस केस में क्या होता है कि सडन डिमांड फ्लक्चुएशन जब होता है, उस केस के अंदर हमें एक्स्ट्रा सपोज 50 यूनिट हमने रख रखा है, तो कुछ 50 यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल हमने रख रखा है, तो 60 हम तुमने बना रखा है और प्लस 50, तो हमारे पास टोटल कितने, 110 यूनिट्स है हमारे पास में. सो बट डिमांड कितना यूनिट, 60 यूनिट्स का. ओके, सॉरी 80 यूनिट्स का. सो फुलफिल हो जाएगा 110 में से. सो 110 में से दिस टाइम वी कैन फुलफिल इजीली 80 यूनिट्स. सो ओके, स्टिल हमारे पास कितना और बचेगा, 30 यूनिट्स का, जो कि कॉम्पनसेट हो जाएगा व्हेन यू मैन्युफैक्चर मोर यूनिट्स. ओके, सो दिस एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स विच आर वी कीपिंग एज अ सेफर साइड, so as to be at the safer side, which is the stock on hand which will be utilized in the future for purpose. या तो देखिए, या तो ये डायरेक्ट सेल के लिए यूटिलाइज होगा, या फिर ये हमारा फिनिश्ड गुड बनाने के लिए भी यूज हो सकता है. देखिए, इन्वेंट्री भी अलग अलग तरीके की होती है. इन्वेंट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, इजंट इट. सो इन्वेंट्री अगर फिनिश्ड फॉर्म में है तो वो सेल के लिए रेडी है, सब तो वो सेल के लिए रेडी हो जाएगा. लेकिन अगर वो फिनिश्ड फॉर्म के लिए नहीं है, सो इट विल कैन बी फर्दर यूटिलाइज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, इन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, सो एज टू प्रोड्यूस अ फाइनल प्रोडक्ट. तो ये होती है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का प्रिंसिपल समझ में आया. बट अब माय डियर प्रॉब्लम ये है कि हम ये ज्यादा से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि वी विल बी इनकरिंग डिफरेंट कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इन्वेंट्री, वो हम आगे देखेंगे.
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट आती है काफ़ी. सो देयरफॉर वी कैन नॉट हैव एज मैनी इन्वेंट्री एज पॉसिबल. ओके, बिकॉज हमारे पास में स्पेस कंस्टेंट भी होता है, प्लस सबसे बड़ा कंस्टेंट है कॉस्ट. ठीक है, तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट देखेंगे, क्या क्या हम लोग देखते हैं इसके अंदर. सो सिंस इट हैज गॉट एन इकोनॉमिक वैल्यू, सो देयरफॉर हम एक हद से ज्यादा नहीं रख सकते. एंड इट में इंक्लूड व्हाट, रॉ मटेरियल. ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये रॉ मटेरियल भी, इनिशियल रॉ मटेरियल भी हो सकता है. इट कैन बी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. इट इज दैट इन्वेंट्री विच इज इन प्रोसेस, which has to be still processed as to convert into final product. या फिर सेमी फिनिश्ड होता है, या फिर सब असेंबली होता है, या फिर फाइनल प्रोडक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है. इन्वेंट्री इज नॉट ओनली नेसेसरी दैट वो फाइनल प्रोडक्ट ही हो. इट कैन बी व्हाट, इनिशियल रॉ मटेरियल, इट कुड बी सेमी फिनिश्ड गुड, इट कैन बी अ सब असेंबली, और could be a sub assembly, or it could be a work in process inventory which will be further utilized to convert it into finished product. या फिर वो खुद फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है जो डायरेक्ट सेल होगा. Okay, so there are different kinds of inventory like this. So basically अब inventory control का हमारा aim क्या है? So as to manage the inventory in such a manner that day to day working runs smoothly as well as the minimum of the cost. मतलब हमारे cost भी ज़्यादा ना लगे और we will not create goodwill loss. Goodwill loss. So as to create customer satisfaction as well as at the minimum cost possible. Because it will incur different kinds of cost. अब देखते हैं हम लोग फाइनली कि what kinds of different costs we are going to incur in case of inventory, in case of inventory management, inventory keeping. Now, these are the costs, that is the purchase cost, isn't it? देखिए कुछ जो इन्वेंट्री होता है जैसे कि रॉ मटेरियल होगा वो हम परचेज करेंगे ना वेंडर से, सो दैट विल बी व्हाट, परचेज कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट. देखिए और लिखा हुआ है बट इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है. ठीक है ना, इसको हम समझेंगे. ठीक है, जब हम ऑर्डर करते हैं कुछ बल्क अमाउंट में, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड सेटअप कॉस्ट होता है दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेटिंग अप ऑफ द मशीन. ओके, सो ये डिफरेंट है. नेक्स्ट होता है होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट. देखिए इट इज वेरी सिमिलर टू योर स्टोरेज. इट इज वेरी मच सिमिलर टू द स्टोरेज कॉस्ट. जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री रखते जाएंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, मतलब उतनी आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती जाएगी. सो दैट विल बी कैरिंग कॉस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट विल बी कैरीड इन फ्यूचर ना, इट विल बी कैरीड, इट विल बी फर्दर एडेड एज सून, मतलब जब तक कि वो यूटिलाइज नहीं हो जाता, इट विल बी एडेड ऑन टू योर कॉस्ट. ओके, इट विल बी एडेड टू योर टोटल कॉस्ट. सो देयरफॉर इट इज कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, इसको हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं. एक कॉस्ट और होती है जिसको हम शॉर्टेज कॉस्ट बोलते हैं या स्टॉक आउट कॉस्ट बोलते हैं. देखिए जब भी कोई इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो जाए, या फिर जैसे ये एग्जांपल लो, हम 60 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, विद आवर मैक्सिमम पोटेंशियल, बट हमारी अचानक डिमांड क्या आ गई, 80 यूनिट्स की. सो वी आर शॉर्ट ऑफ 20 यूनिट्स. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? देखिए होगा क्या, अगेन ये जो कॉस्ट होगी ना, दैट इज अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ गुडविल. इसमें गुडविल लॉस होगा. सो देयरफॉर द कॉस्ट इनकर्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट 20 यूनिट्स, जिसको अगर आप और बना लेते या फिर आप कहीं से खरीद लेते या फिर कुछ करते, तो आप 20 more units you could have satisfied to the customer, and therefore you could have not have lost the goodwill. तो इस वजह से आपका क्या हुआ, गुडविल लॉस हुआ, मतलब आपने कस्टमर खो दिया ना. सो द कॉस्ट इनकर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस शॉर्टेज और स्टॉक आउट विल बी टर्म्ड एज शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट. सो दैट इज द potential profit which you could have gained if you could have sold 20 more units, but you could not have sold, but you could not sold it, but you could not sell it. So therefore the amount of loss incurred corresponding to these 20 units is what is called as shortage cost. अब आपको समझ आया, तो अब एक एक करके देखते हैं. पहला है परचेज कॉस्ट. सो इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द इन्वेंट्री आइटम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी और बल्क परचेस्ड. जितना परचेज करेंगे और उतना ही उसकी कॉस्ट बढ़ेगी. बिकॉज परचेजिंग कॉस्ट क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट है ना. सो द मोर यूनिट्स यू विल ऑर्डर, द मोर परचेजिंग कॉस्ट विल इट बी. नाउ नेक्स्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट. ये देखिए माय डियर, ये अलग अलग होते हैं. ठीक है, ये अलग अलग, दे आर डिफरेंट बेसिकली. तो हम समझते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, सेटअप कॉस्ट क्या होता है. देखिए when the inventory is purchased from outside,
द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम इज टर्म्ड एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होता है कि हम एक तो ऑर्डर करेंगे नहीं, हम एक बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे, तो उसको ऑर्डर करने के लिए हमारे प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर वॉट एवर द कॉस्ट हैड बीन इनकर्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब देखिए और समझ में आएगा जब आप देखेंगे क्या क्या इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। देखिए, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ टेंडर। टेंडर क्या होता है? नोटिस। नोटिस क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, हमारे सामने देखिए दो वेंडर्स हैं, सपोज ए और बी, ठीक है, और भी वेंडर्स हो सकते हैं, 3-4 वेंडर और हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज दैट, देखिए ए हमारे चार्ज कर रहा है सपोज 100 प्रति यूनिट और ये चार्ज कर रहा है 120 प्रति यूनिट, एग्जाम्पल ले रहा हूं। सी कुछ और चार्ज कर सकता है, हो सकता है सी से भी कम चार्ज करे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वी विल सरपास अ टेंडर, वी विल पास अ टेंडर इनटू द न्यूज़पेपर। सो वो क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स उसको देखेंगे, ठीक है। सो दैट कॉस्ट इनकर्ड इन द पासिंग ऑफ द टेंडर इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ टेंडर। तो इस तरीके से टेंडर हमें पास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक वेंडर से कांटेक्ट होगा, वो बोलेगा कि हम आपको इस दाम में दे सकते हैं, देन वी विल बी गोइंग थ्रू सर्टेन नेगोशिएशंस, ओके। तो उसके थ्रू हम एक फाइनल रेट पे उससे परचेज करेंगे। सो दैट कॉस्ट इनकर्ड इन द रिलीजिंग ऑफ द टेंडर इनटू द न्यूज़पेपर इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ टेंडर। प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जैसे अब जो हमने ऑर्डर कर दिया, हमने जब ऑर्डर कर दिया तो क्या करेगा वो वेंडर, हमारे यहाँ पर सामान पहुंचाएगा। सो वॉट एवर द प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है ना। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसके दम पर प्रोसेसिंग की जाती है, फर्दर फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। सो देयरफॉर द कॉस्ट ओवरऑल इन्वॉल्व इन दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग कॉस्ट। पेपर वर्क होगा डेफिनेटली, ओके। कम्युनिकेशन होगा, तो इन सब में जो कॉस्ट लग रही है, दैट इंस्पेक्शन होगा। देखिए, क्या है, हम वेंडर से सीधा तो परचेज करेंगे नहीं, पहले तो हम क्या करेंगे, वी विल इंस्पेक्ट द क्वालिटी कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ा ना परचेज कर लेंगे, हम लोग उसके अंदर कोई डिफेक्ट देखेंगे, ठीक है। इज इट इन द रिक्वायर्ड टॉलरेंस लिमिट? यस, डायमेंशनल टॉलरेंस भी चल रही है कि हमें वो रिक्वायर्ड टॉलरेंस के अंदर दे रहा है कि नहीं, तो हम वो सारी चीजें इंस्पेक्ट करेंगे एंड देन ओनली विल बी परचेजिंग इट। सो द कॉस्ट इन्वॉल्वड इन इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्पेक्शन कॉस्ट, क्योंकि जो इंस्पेक्टर होगा हु इज इंस्पेक्टिंग दैट मटेरियल, so he will be getting some salary na, so therefore that cost will be what, inspection cost. Transportation cost, definitely transportation तो लगेगा ही, ठीक है। so all these cost incurred will be what, ordering cost, क्योंकि इन सब में योगदान है कि पर्टिकुलर हमारे बल्क प्रोडक्ट को हमें लेके आना इन द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, मारुति का लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टायर मैन्युफैक्चर नहीं करती, ठीक है। सो उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया टायर का, क्योंकि टायर खुद थोड़ा मैन्युफैक्चर करेगी। सो उसने अपने वेंडर से टायर का ऑर्डर प्लेस किया, तो पहले क्या करेगा, टेंडर रिलीज करेगा पेपर न्यूज़पेपर्स में, ओके। कोटेशंस जो है, कोटेशंस भेजे जाएंगे दोनों तरफ से, ओके। कोटेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, तो दोनों तरफ से क्या होगा, कोटेशंस होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑर्डर फाइनल कर दिया जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, इंस्पेक्शन टीम विल बी कमिंग इन टू पिक्चर, ठीक है। इट विल मेजर द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड द डायमेंशनल टॉलरेंस। कम्युनिकेशन होगा थ्रू आउट, ओके, वी विल बी हैविंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन एंड वी विल बी एट लास्ट ट्रांसपोर्टिंग इट टू आवर इंडस्ट्री, टू आवर फैक्ट्री। सो देयरफॉर ऑल दीज कॉस्ट विल बी इनकर्ड इनटू द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सब क्या आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मैं जो कह रहा था ना प्रोसेसिंग, देखिए प्रोसेसिंग के अंदर ये होता है कोटेशन वगैरह, ठीक है। देयर विल बी सम नेगोशिएशंस, देयर विल बी कोटेशंस। पहले क्या कोटेशन भेजे जाते हैं, जैसे ही टेंडर पास होता है ना तो वेंडर से कांटेक्ट करता है, तो वेंडर जब कांटेक्ट करता है सो क्या होता है कि वो हमें कोटेशन भेजता है कि हम इस कोटेशन मतलब कि क्या होता है, उसके अंदर रेट होती है कि हम इतना अमाउंट हम इतने में दे सकते हैं, तो फिर उस बिहाफ पे नेगोशिएशन वगैरह होते हैं। तो इस तरीके के इसमें भी थोड़ी बहुत कॉस्ट लगती है, कुछ एडवांस देना होता है हमें, ओके। तो ऑल दोस कॉस्ट इनकर्ड विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज दिस सेटअप कॉस्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये देखिए क्या होता है कि हम अगर इन्वेंट्री खुद ही बना लें, ये तो तब है जब हमें इन्वेंट्री बाहर से मंगानी पड़ रही है, जब हमें ऑर्डर करना पड़े, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर इट हियर in our factory, in our industry, okay. But if suppose
वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर इन आवर इंडस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। एंड सपोज तो हम क्या करेंगे उस केस में, ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद ही परचेज करेंगे, ओके। सो इन केस वो इन्वेंट्री जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर इंडस्ट्री इटसेल्फ, सो द कॉस्ट एसोसिएटेड with bringing shut down production system again into the starting position is termed as setup cost। तो ये वो सेटअप होता है माय डियर जब कोई हमने स्पेशलाइज मशीन रखी हो सपोज, जिससे कि हमें वो इन्वेंट्री बनानी हो, ठीक है, क्योंकि वो मशीन 24 आवर्स रन नहीं कर रही है, समझिए, वो 24 आवर्स रन नहीं कर रही है, वो मशीन सिर्फ इसलिए कि वो उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को बना सके, मतलब वो पर्टिकुलर आइटम बना सके जो कि दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फाइनल असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट। और वो मशीन 24 घंटे इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो एक बार में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना देगी, इजंट इट, फिर दैट विल बी शट डाउन। सो देयरफॉर फिर अगेन क्या होगा, वापस से उस इन्वेंट्री की डिमांड आएगी, वंस द डिमांड इज फुलफिल्ड तो फिर क्या होगा, वापस से हमें इन्वेंट्री प्लेस करनी पड़ेगी, ओके, जब सेकंड सेट ऑफ डिमांड आएगी, ओके। तो उस केस में क्या होगा, जो बंद पड़ा हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है या बंद पड़ी जो मशीनें हैं, वी हैव टू ब्रिंग बैक इनटू द रनिंग कंडीशन। सो दैट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, दैट इज व्हाट इज नोन एज सेटअप कॉस्ट। और समझने के लिए कॉस्ट देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये होगा क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए हमारी मशीनें बंद पड़ी क्या, लेकिन क्या बंद पड़ी मशीनें मेंटेनेंस नहीं मांगती क्या, बिल्कुल मांगती है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम बाद मशीन चला रहे हो, क्या पता मशीन ही ना चले, या चले भी तो उतनी स्पीड से ना चले, ओके, एटसेट्रा। सो देयरफॉर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, सो मेंटेनेंस कॉस्ट। शेड्यूल चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें, ओके। एक बार मशीन बंद कर दी तो क्या हुआ, हमें नेक्स्ट के लिए तो प्लान करना है ना, सो वील प्रिपेयरिंग व्हाट, शेड्यूल चार्ट। प्रिपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल्स, यस, रॉ मटेरियल भी तो लाना पड़ेगा उसके लिए, जो जिसके लिए हमें इन्वेंट्री बनानी है। देखिए इन्वेंट्री तो हम बना लेंगे, हमें हमारे पास मशीन है, हमारे पास में लेबर है, बट हमारे पास रॉ मटेरियल तो फिर से हमें बाहर से लेना पड़ेगा। तो अगेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल। अरेंजमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर की सैलरी जाएगी, ओके, वर्कर को भी तो कॉस्ट देना होगा। टूल्स, इक्विपमेंट, सो ऑल दीज थिंग्स विच विल ब्रिंग हेल्प इन ब्रिंगिंग नाउ द शट प्रोडक्शन सिस्टम बैक इनटू द पिक्चर, बैक इनटू द रनिंग कंडीशन। सो देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज सेटअप कॉस्ट, इजंट इट। सो ये है सेटअप कॉस्ट। नाउ अब ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बीइंग प्लेस्ड इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और एक ऑर्डर में हम लोग बल्क में परचेज करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। सो हियर वी आर नॉट कंसिडरिंग विद द क्वांटिटी, हियर वी आर कंसिडरिंग विद द ऑर्डर, कितने ऑर्डर हम ले रहे हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, इजंट इट। एंड सिमिलरली सेटअप कॉस्ट क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप रिक्वायर्ड इनटू कॉस्ट पर सेटअप, ठीक है। इसीलिए हमने और करके लिखा था ऑर्डरिंग या सेटअप, क्योंकि ये क्या है, पर यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर यूनिट ऑर्डर या फिर पर यूनिट सेटअप पे डिपेंडेंट है। सो देयरफॉर वी हैव रोट और, अदरवाइज दोनों का मतलब अलग है, बिल्कुल अलग है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कब काम आती है, जब इन्वेंट्री में बाहर से खरीदनी हो, जब हमें बाहर से परचेज करना हो। और सेटअप कब काम आता है, जब इन्वेंट्री खुद बना सकते हो, बस ये है कि हाँ उसके लिए रॉ मटेरियल हम बाहर से परचेज करें। तो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इन आवर इंडस्ट्री इटसेल्फ, सो देयरफॉर इट विल कम ए सेटअप, okay, and if you are purchasing from outside, from some vendor, so then it will be what, ordering cost, isn't it। next come to holding cost या carrying cost। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, it is the cost associated with storing, keeping and maintaining inventory within the production system। देखिए जब वो स्टोर करेंगे, एक वेयर हाउस होगा, एक स्टोरेज स्पेस होगा, एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज स्पेस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उसको स्टोर करने की कॉस्ट, उसको रखने की कॉस्ट, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सब जा रहा है ना। सपोज एक ऐसा मटेरियल है जिसको वेरी लो टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, सो एसी का कॉस्ट लगेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व इन द सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, सो उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। एंड मेंटेनेंस, यस ऑफ कोर्स उसका मेंटेनेंस भी चाहिए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, सो द मटेरियल विच इज केप्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट विल गेट रस्टेड, ओके। सो देयरफॉर इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, है ना। सो ये सब कॉस्ट आ गई। सो इट इंक्लूड्स व्हाट, स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, डैमेज एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या होता है कभी कभी इन सम केसेस ड्यूरिंग when we are taking the material from the
वेंडर टू दी सपोज वेयर हाउस, वेंडर से सपोज मटेरियल हमारा पहुंच गया, हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल पहुंच भी गया, या फिर हमने सपोज बना भी लिया, अब उसको वहां से स्टोरेज स्पेस तक ले जाने के टाइम इफ बाई चांस अनफॉर्चुनेटली द मटेरियल फेल्स ऑफ फ्रॉम द बेसिन, ओके, फ्रॉम द बिन, ओके, वाइल कैरिंग, तो उस केस में जो डैमेज होगा तो डेंट पड़ेगा उस पर, सो द कॉस्ट विल बी इनकर्ड ना। कॉस्ट कैसे लगेगी, उसको हम सुधारेंगे ना बाय मशीनिंग प्रोसेस और समथिंग एल्स, या फिर हमें उसको स्क्रैप में भी भेजना पड़ सकता है अगर वो डेंट ज़्यादा है, अगर उसमें पॉसिबल नहीं है फर्दर मशीनिंग करना, बिकॉज अदरवाइज उसकी डायमेंशन बिगड़ जाएगी, ओके। सो नाउ द कॉस्ट विल बी अगेन कॉस्ट विल बी इनकर्ड, ओके। सो उस केस में क्या होगा, पूरा जो जाएगा स्क्रैप में, मतलब फेंकने में जाएगा, तो द होल कॉस्ट विल बी इनकर्ड इन दिस ऑल्सो। इंश्योरेंस कॉस्ट, ओके, उसका भी इंश्योरेंस लगता है जो भी हम स्टोर करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट जो लग रही है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा इंटरेस्ट लग रहा है ना, क्योंकि जब माल हमारा जो खराब हो जाता है, एनी पीस इफ इट गेट्स फेल ऑफ, ओके, एंड ऑफ कोर्स देयर मे बी सम फैटल एक्सीडेंट्स ऑल्सो, सो उसका हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा। द इंटरेस्ट, उसका हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज हमने कुछ मटेरियल यदि परचेज किया है ऑन बिहाफ ऑफ सम टेकिंग लोन, ओके, उसके लिए हमने यदि लोन ले रखा है परचेज करने के लिए कोई मटेरियल को, तो इन केस इफ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, सो हमने लोन परचेज किया होगा तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, सो दैट विल बी व्हाट अगेन इन होल्डिंग। सो द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी एंड द पीरियड फॉर विच इन्वेंट्री इज स्टोर्ड। डेफिनेटली ये जो कॉस्ट होगी इस बार डिपेंड करेगी क्वांटिटी पे भी और पीरियड पे भी। सो जितने लंबे पीरियड तक आप इसको होल्ड करके रखेंगे उतना ही आपकी कॉस्ट ये बढ़ती रहेगी। सो नाउ हाउ इट विल बी डिफाइंड, हैंडलिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट, इट विल बी एवरेज इन्वेंट्री फॉर अ पीरियड। देखिए यहां पर क्या आ गया, एवरेज आ गया। एवरेज क्यों आया ये भी समझ लीजिए, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विल नॉट बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरी टाइम। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग अ वेरी मच कॉस्ट, ओके, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। सो यू विल हैव टू ट्राई दैट एज सून एज पॉसिबल इन्वेंट्री हमारी कंज्यूम हो जाए, ओके। सो देयरफॉर इन्वेंट्री अगेन इट विल नॉट बी कांस्टेंट एवरी टाइम। सो और होगा क्या, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, यस ऑब्वियसली डिक्रीज होना चाहिए। सो इन दैट केस इट विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस। सो इन केस यू हैव सपोज क्यू अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आपने रख रखी इनिशियली, एक टाइम आएगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम इसको एग्जैक्टली खत्म होने दे नहीं सकते, बिकॉज अदरवाइज अगेन क्या होगा, स्टॉक आउट हो जाएगा, स्टॉक आउट होने का डर रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंचते हैं ना, फिर हम वापस से क्या करते हैं, इन्वेंट्री या तो बना लेते हैं परचेज कर लेते हैं, फिर से हम इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जाने देते हैं, फिर उसके बाद में जैसे ये हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर हम या तो ऑर्डर करते हैं परचेज कर लेते हैं, ऑर्डर करते हैं या फिर खुद बना लेते हैं। इस तरीके से चलता है ये। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो तक नहीं आने देते, इजंट इट, ओके। तो अगर सपोज हम लोग इसको जीरो पर ले आते हैं, ठीक है, या सपोज लेट अस टेक, शुरुआत में हमारे पास Q1 था, बाद में हम Q2 पर आ गए, ओके, इट इज आवर minimum level of inventory we can maintain. After that we have to again order or manufacture, okay. So now what will be the average inventory here, Q1 plus Q2 by 2, that's it. Q1 plus Q2 by 2, that is the average inventory, and into what, holding cost per unit time. तो अब ये जो है ना, ये जो एवरेज इन्वेंट्री है ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। देखिए ये साइकिल चल रही है, समझ पा रहे हैं, इन्वेंट्री Q1 से Q2 गए, उसके बाद फिर हमने परचेज किया या मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद में फिर ये पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से Q2 पहुंच गया, फिर हमने ऐसे किया, तो ये एक साइकिल चल रही है। सो ओवर अ साइकिल ये है एवरेज इन्वेंट्री, सो इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम, isn't it? So that will be the cycle time, obviously. So in this way handling cost या carrying cost is defined. ये clear हुआ आपको? That is the average inventory for a period है for a cycle, और वो cycle time क्या है, holding cost per unit time, और अगर उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द साइकिल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल, इजंट इट। नाउ अब आ जाते हैं शॉर्टेज या फिर स्टॉक आउट कॉस्ट पे। ये माय डियर कब प्रोड्यूस होता है, शॉर्टेज सिंपली मींस एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री।
and the loss associated with not serving the customer is termed as shortage or stock out cost. That is what I told you before. ठीक है, कस्टमर की डिमांड अचानक ज्यादा आ गई और हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए, सो वी विल बी लूजिंग द कस्टमर, सो द लॉस एसोसिएटेड विद इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट. सो इट इंक्लूड्स व्हाट, पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस. देखिए मैंने आपको वही बताया था कि 80 की डिमांड आई थी लेकिन आप 60 ही फुलफिल कर पाए. ठीक है, कितनी डिमांड डेफिसिट हो गई हमारे पास में, 20 की डिमांड जो हम फुलफिल नहीं कर पाए. तो ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें मिल सकता था जो कि हम नहीं ले पाए, एंड इनफैक्ट हमारे लिए ये पोटेंशियल लॉस है इन दी प्रॉफिट. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस. पोटेंशियल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट हो सकता था अगर हम इतना और बेचते, इतना और हम सेल कर देते, लेकिन वो नहीं हो पाए, तो इसलिए ये है हमारे लिए पोटेंशियल प्रॉफिट का लॉस. सो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल प्रॉफिट लॉस. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स दिस मच. फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब देखिए क्योंकि अब हमें सेटिस्फाई करना है जल्द से जल्द इसको पूरे को ना, तो अगर हमने यूनिट बना भी लिया बट हमारा ट्रांसपोर्टेशन जल्दी नहीं है तो हम अगेन फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो फास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि पहले फॉर एग्जांपल हम रेलवे से भेज रहे थे, अब हमें फॉर एग्जांपल एयरवेज के थ्रू भेजना पड़ रहा है, तो उसमें हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई ना. सो देयरफॉर फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड डिस्काउंट. ऑब्वियसली क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम लोग सपोज डिमांड उतनी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम डिस्काउंट दे देते हैं उसमें. तो क्या होता है, डिस्काउंट में कस्टमर क्या थोड़ा मान भी जाता है. सो बट डिस्काउंट करने में क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ. डिस्काउंट करने में क्या हुआ, जैसे हम फॉर एग्जांपल 80 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे थे, लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम आपको 75 रुपीज पर यूनिट में अब की बार बेच रहे हैं. सो बेसिकली दिस 5 रुपीज पर यूनिट इज बेसिकली व्हाट इज डिस्काउंट, जो कि हमारा शॉर्टेज कॉस्ट लगा. एक तरह से कॉस्ट है ना, क्योंकि हम 80 रुपीज में पहले बेच रहे थे, अब हम उसको 75 रुपीज पर यूनिट में कर रहे हैं. सो हमारा ये जो 5 रुपीज है ये लॉस है बेसिकली, बट दैट इज व्हाट इज कॉस्ट. ये एक तरह से हमारी कॉस्ट लग गई ना 5 रुपए एक्स्ट्रा पर यूनिट. सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द शॉर्टेज कॉस्ट. समझ आया? तो इसके लिए सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर गेटिंग शॉर्ट इनटू शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट. सिंपली दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टेज कॉस्ट. ठीक है, okay, so that was all about the cost. Okay, so let's end up here and we will further continue. Okay, और भी terms हम लोग समझेंगे related to this inventory, and then we'll be seeing different models of the inventory. Okay, related inventory से related हम लोग different models देखेंगे जिसको हम बोलते हैं EOQ models. Okay, EOQ मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मतलब मैंने आपको कहा था कि हम जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री भी नहीं रख सकते, तो हम वो ऑप्टिमम कितनी रखें कि हमारा कॉस्ट भी कम आए और हमारा कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड ना हो. सो देयरफॉर इट इज नोन एज ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ देयर आर डिफरेंट मॉडल्स बीइंग प्रपोज्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट. सो देयरफॉर हम लोग वो सारे मॉडल्स हम लोग देखेंगे, और वो सारे जितने फॉर्मूले निकल के आएंगे, माय डियर, यू हैव टू मेमोराइज इट. ओके, यू हैव टू मेमोराइज बाय हार्ट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. सो फिलहाल के लिए इन दिस लेक्चर इट्स अप टू नाउ. ओके, so in the next video we'll be continue from here. Thank you so much. Thank you.